बच्चों, दिस इज द पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज इसराना। आज हम ध्यान से करना है, टेंशन लेने जरूरत नहीं। आज हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर देखा जाएगा कि रोजगार के परंपरावादी अर्थशास्त्री जेबी से, रिकार्डो, जेएस मिल, एडम स्मिथ, इन्होंने किस प्रकार से आय व रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इस चीज का हम क्या करेंगे, आज व्याख्या करते जाएंगे। और इस चीज की व्याख्या इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के विचार ही पहला ऐसा सिद्धांत था जो एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से मिलता है। उससे पहले किसी भी अर्थशास्त्री ने इस प्रकार से क्रमवाइज सिद्धांत नहीं दिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें करेंगे हम परिभाषा में, उसके बाद करेंगे इसकी मान्यताएं, उसके बाद करेंगे इसकी व्याख्या, और उसके बाद करेंगे इसका महत्व और आलोचनाएं। व्याख्या के अंदर हमने जैसा कि बताया, मजदूरी दरों में लोचशीलता, मजदूरी किसके बदले में मिलती है, श्रम के बदले में। तो यहाँ पर हम करेंगे श्रम की मांग और पूर्ति में, श्रम की मांग और पूर्ति ये करेंगे। और इसका क्या करेंगे, वेज के साथ वास्तविक मजदूरी, W/P वास्तविक मजदूरी के साथ इसका संबंध देखेंगे दोनों पर। जहां पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है, वही क्या हो जाएगा, पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाएगा। एक बात बोलिए, तीनों में एक ही चीज मिलेगी। दूसरा, ब्याज दरों में परिवर्तन में बचत और निवेश, इसको देखेंगे। बचत और निवेश जहां भी बराबर हो जाएंगे वहां पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तीसरा, मजदूरी दरों में कीमत में लोचशीलता, कीमतों में लोचशीलता देखेंगे तो जिस बिंदु पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो जाएंगे वहां भी क्या हो जाएगी, पूर्ण रोजगार की स्थिति हो जाएगी। इसका मतलब एक चीज कॉमन आ गई, इसमें भी पूर्ण रोजगार की स्थिति, इससे भी पूर्ण रोजगार की स्थिति, और इससे भी। तो रोजगार के जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं उन्होंने तीन तरीके से इसकी व्याख्या की है। बात एक ही है, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना। तो इस मॉडल का अध्ययन करने का मतलब क्या हो गया, पूर्ण रोजगार की प्राप्त करना। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति किस प्रकार से करनी है ये देखते हैं, समझ गए आप बात। तो रोजगार के परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में, ठीक है, इसकी जो परिभाषा लिखेंगे हम वो हो जाएगी वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूर्ण प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगिता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था होने पर परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने बताया कि पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है। क्या है, पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है। पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है, अर्थात इस स्थिति को कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि बेरोजगारी है तो वो कुछ समय के लिए है। वो क्या है, कुछ समय के लिए है। कुछ समय के बाद मजदूरी, कीमत व ब्याज दरों में ऐसे परिवर्तन हो जाएंगे जिससे स्वतः ही ऑटोमेटिकली बाजार में क्या हो जाएगा, पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित हो जाएगी। ये परिभाषा है। क्या लिखोगे आप, रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत का प्रतिपादन जेबी से, रिकार्डो, जेएस मिल, एडम स्मिथ आदि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने किया था। उनके अनुसार पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है। पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है, अर्थात इस स्थिति को कभी भी पूरा किया जा सकता है। उनके अनुसार साथ ही उन्होंने बताया यदि बेरोजगारी है तो वो अल्पकालिक है, कुछ समय के लिए है। मार्केट के अंदर ही ऐसे चेंज हो जाएंगे जिससे पूर्ण रोजगार की स्थिति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। जैसे मजदूरी दरों में लोचशीलता, ब्याज दरों में लोचशीलता और कीमतों में लोचशीलता, तीनों चीज में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसे चेंज आएंगे जिसके कारण मार्केट के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार की स्थापना हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ गए आप। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हमारा, जेबी से जो अर्थशास्त्री है उसने तो खुद ही कहा है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारण कर देती है। अगर मान लो पूर्ति होगी 100 तो वो कहता है डिमांड अपने आप ही हो जाएगी 100, पूर्ति होगी 150, डिमांड अपने आप ही 150 हो जाएगी। अगर पूर्ति भी 150 और डिमांड भी 150 तो बेरोजगारी इसका मतलब नहीं है, फिर समझ गए ना आप। तो इस प्रकार से कुल मांग और कुल पूर्ति
परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार कभी भी बराबर हो सकती हैं भाई। ये मतलब असंतुलन इसके अंदर हो ही नहीं सकता है, अगर है तो वो अल्पकालिक। समझ गया आप। और उसके बाद भाई इसकी मान्यताएं, उसके बाद इसकी मान्यताएं दो तो इसकी परिभाषा आ गई। नंबर 1 पूर्ण पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में लागू है भाई। यह सिद्धांत क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में लागू होता है भाई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जो उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पूंजीपतियों का या विशेष वर्ग का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे हम? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। क्लियर। उसके बाद दूसरी जो मान्यता है भाई वो हो जाएगी आपकी भाई दूसरी, पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था पाई जाती है भाई। क्या पाई जाती है? पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था पाई जाती है। ये मान्यताएं कर रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं? पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था पाई जाती है। इसका मतलब साधन बाजार और वस्तु बाजार दोनों में कीमतें दी हुई हैं। साधन का मतलब भूमि का लगान फिर निश्चित है, श्रम की मजदूरी निश्चित है, पूंजी का ब्याज निश्चित है, उद्यमी का लाभ निश्चित है। और वस्तु बाजार का मतलब वस्तुओं की कीमतें निश्चित हैं। जैसे 5 रुपए तो 5 है, 10 है तो 10 है, 15 है तो 15। क्लियर भाई। पूर्ण प्रतियोगिता शब्द का प्रयोग कहीं भी आए उसका मतलब ये होता है कि बाजार में उसकी कीमतें क्या है? फिक्स है। तीसरा जो हमारी मान्यता भाई वो है लेसिज फेयर पॉलिसी है भाई। लेसिज फेयर पॉलिसी है, लेसिज फेयर पॉलिसी। इसका मतलब स्वतंत्र नीति है भाई, स्वतंत्र आबंध नीति, कोई बंद नहीं है, किसी प्रकार की भी कोई बंधन नहीं है। इसका मतलब सरकार है ही नहीं, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि देयर आर नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। सिर्फ सरकार का काम इतना है, मुद्रा छाप देगी और देश की आंतरिक और बाह्य रक्षा कर देगी और प्रशासन चला लेगी। बाकी परंपरावादी अर्थशास्त्र ये कहते हैं व्यक्ति खुद जानता है उसके हित में क्या है और उसके अहित में क्या है। इसलिए स्वतंत्र आबंध नीति है भाई, लेसिज फेयर पॉलिसी है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। क्लियर। चौथी मान्यता भाई बंद अर्थव्यवस्था पाई जाती है, क्लोज्ड इकोनॉमी है भाई। क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था पाई जाती है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब विदेशी व्यापार का कोई प्रभाव नहीं है। जिस देश यानी आयात निर्यात नहीं है, कोई आयात निर्यात, विदेशों के साथ कोई संपर्क नहीं है, बंद अर्थव्यवस्था पाई जाती है। क्लियर भाई। पांचवी भाई मनी इज द मीडियम ऑफ ओनली एक्सचेंज भाई। मनी इज द मीडियम ऑफ ओनली एक्सचेंज, अर्थात मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है। मुद्रा है वो, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम। यानी सिर्फ वस्तुओं, जितनी भी इनकम हुई सारी की सारी वस्तुओं खर्च करनी है, सारी की सारी क्या करनी है? वस्तुओं के ऊपर खर्च करनी है। यानी मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। धन का सिर्फ एक ही प्रयोग। इसका मतलब होगा आदमी के पास 100 रुपया हो गया तो 100 का 100 किस पे खर्च कर दिया? वस्तुओं पे। मानो 100 रुपया हो गया, 100 का 100 कर दिया तो कहां बेरोजगारी रहेगी नहीं। तो इन्होंने मान्यता ली है। छठी मान्यता है भाई हमारी भाई, यह जो सिद्धांत था वो दीर्घकाल में लागू होता है। किसमें होता है? दीर्घकाल में लागू होता है। किसमें लागू होता है? दीर्घकाल के अंदर। दीर्घकाल समय की अवधि है जिसमें उत्पादन के सारे साधन क्या होते हैं? बदलते रहते हैं और किसी भी प्रकार का कभी भी कोई डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद भाई मनुष्य विचारवान है, रैशनल ह्यूमन बीइंग है। मनुष्य क्या है? यहाँ पर रैशनल है। इसका मतलब हिसाबी किताबी है, सोचता है, हित हो रहा है, हित अपनी तरह अपना अच्छी तरीके से वो जानता है भाई। बचत और निवेश बराबर है भाई, बचत और निवेश बराबर है। बचत व निवेश बराबर मानते हैं। ये क्यों मानते हैं? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन मानते हैं दोनों को। अगर बचत ज्यादा करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बचत बढ़ती जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे कम होता जाएगा बचत कम होती जाएगी। इन्वेस्टमेंट के साथ उल्टा संबंध है, इसलिए वो हमेशा निवेश बचत का क्या मानते हैं? समानता मानते हैं। 8वीं जो मान्यता है वो ये ले सकते हो, मजदूरी कोमा ब्याज व कीमतों में लोचशीलता पाई जाती है। यानी रिजिडिटी बेस वगैरह नहीं है, रिजिडिटी नहीं है। उनके अंदर क्या पाए जाएंगे? आपके फ्लेक्सिबल चेंज पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। तो ये थी भाई अल्पकालीन उत्पादन फलन है भाई। अल्पकालीन उत्पादन फलन कौन सा होता है? अल्पकालीन भाई, अल्पकालीन उत्पादन फलन भाई, अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन कौन सा होता है? जो 3 स्टेज पढ़ी हो आपने उत्पादन में, बढ़ते बढ़ते अनुपात का नहीं ना, बढ़ते प्रतिफल, घटते प्रतिफल और ऋणात्मक प्रतिफल। इसका मतलब है अल्पकालीन उत्पादन फलन का मतलब है कि उत्पादन करते समय, वस्तुओं का उत्पादन करते समय केवल एक साधन परिवर्तनशील होगा, बाकी साधन क्या होंगे? स्थिर होंगे भाई। बाकी साधन क्या होंगे?
स्थिर होंगे। तो लेबर ही क्या है यहाँ पर परिवर्तनशील साधन है और बाकी क्या है स्थिर साधन है। तो स्थिर साधन के ऊपर जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाई लगाई जाएगी उत्पादन पहले बढ़ता हुआ हो सकता है, फिर मैक्सिमम हो सकता है और फिर नेगेटिव हो सकता है, कम हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये थी भाई। उसके बाद भाई उसके बाद है घटते प्रतिबल का नियम लागू होता है यहाँ पर। घटते प्रतिबल का मतलब जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन पर स्थिर साधनों की इकाई जैसे जैसे स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधन की इकाई लगाई जाएगी उत्पादन घटता हुआ स्थिति में पाया जाएगा। सीमांत उत्पादन घटती हुई स्थिति में पाया जाएगा, उसको घटते प्रतिबल का नियम बोलते हैं। तो ये चीज इसके अंदर लागू है। अब इसकी कॉमन परिभाषा क्या लिख सकते हो? उपरोक्त मान्यताओं का प्रयोग करते हुए रोजगार के परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है, इस स्थिति को कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है तो वो कुछ समय के लिए है, कुछ समय के बाद मार्केट के अंदर ही ऐसे चेंज आ जाएंगे जिससे अपने आप ही क्या हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन प्राप्त हो जाएगी। क्लियर भाई? उसके बाद इसकी व्याख्या है, इसकी व्याख्या है वो 3 तरीके से है। इसकी व्याख्या मैंने बताया कितने तरीके से है, 3 तरीके से है। सबसे पहले है मजदूरी दरों में लोचशीलता। सबसे पहले क्या है? मजदूरी दरों में लोचशीलता। इसको साफ कर लेता हूं ना, मजदूरी दरों में लोचशीलता। उसके बाद दूसरी जो इसकी व्याख्या है वो ब्याज दरों में व्याख्या देखेंगे। तीसरी क्या है देखेंगे हम, कीमत या कीमतों के अंदर लोचशीलता है। ठीक है, कीमत के अंदर लोचशीलता। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना आपने। तो उसके बाद है पहला है भाई हमारा, पहला है कीमत मजदूरी। सबसे पहला पॉइंट हमारा मजदूरी दरों में लोचशीलता है। दरों में लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी इन वेजेस। मजदूरी किसके बदले में दी जाती है? श्रमिकी के बदले में दी जाती है। किसके बदले में दी जाती है? श्रम के बदले में। मजदूरी 2 प्रकार की होती है। एक होती है मौद्रिक मजदूरी। क्या होती है? मौद्रिक मजदूरी। और दूसरी क्या होती है? वास्तविक मजदूरी। भाई दूसरी क्या होती है? वास्तविक मजदूरी। तो जो मौद्रिक मजदूरी है उसको W से डिनोट करते हैं। जैसे जो जितने पैसे मिल गए वो क्या है? वो मौद्रिक मजदूरी। अगर W को P से भाग दे दो, आप W क्या कर दे? P से भाग दे दे तो वो आपकी निकल आएगी वास्तविक मजदूरी। निकल आएगी वास्तविक मजदूरी। और इस मजदूरी दरों में लोचशीलता के आधार पर यदि पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करनी है, भाई क्या करनी है? पूर्ण रोजगार की स्थिति यदि प्राप्त करनी है तो पूर्ण रोजगार की स्थिति वहां होगी जहां श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर होगी। भाई श्रम की मांग, डिमांड फॉर लेबर बराबर डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ लेबर। डिमांड फॉर लेबर बराबर सप्लाई ऑफ लेबर, दोनों बराबर होंगे, वहां क्या हो जाएगी? पूर्ण रोजगार की स्थिति हो जाएगी। अब इसका और इसका इनके साथ संबंध देखना है, इनके साथ संबंध देखना है, इसके साथ वास्तविक मजदूरी के साथ। तो वास्तविक मजदूरी और श्रमिकों की मांग में विपरीत संबंध है। क्या है? विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात जैसे जैसे यहां मान लो हम लेंगे डिमांड फॉर लेबर यानी श्रम की मांग लेंगे और यहां लेंगे हम W/P यानी वास्तविक मजदूरी। भाई यहां क्या लेंगे? वास्तविक मजदूरी। तो जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती जाएगी डिमांड फॉर लेबर कम होती जाएगी, जैसे जैसे मजदूरी कम होती जाएगी वास्तविक मजदूरी तो डिमांड बढ़ती जाएगी। इसलिए इसका आकार कैसे आ जाएगा? डिमांड फॉर लेबर का ऐसे आ जाएगा। मान लो आरंभ में ये है, ये हो जाएगी W/P1 और E बिंदु पर संतुलन में है यहाँ पर। तो श्रमिकों की मांग कितनी है? DL1। उसके बाद वास्तविक मजदूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वास्तविक मजदूरी जैसे ही कम होगी डिमांड फॉर लेबर बढ़कर क्या हो जाएगी? DL2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? DL2 हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार अगर वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है, भाई वास्तविक मजदूरी बढ़ करके ये हो जाती है तो वहां पर डिमांड फॉर लेबर क्या हो जाती है? आपकी कम होकर के कितनी आ जाएगी? DL3 आ जाएगी। DL कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। समझ गए आप? तो ये इस प्रकार से श्रम की मांग और वास्तविक मजदूरी में उल्टा संबंध है। श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति और वास्तविक मजदूरी में कैसा संबंध होगा? उल्टा, यानी सीधा देयर आर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ लेबर एंड रियल वेजेस। तो इसके अंदर भी डायग्राम से आप देख सकते हो। ये जैसे यहाँ लिया हमने श्रम की पूर्ति, भाई श्रम की क्या ली? पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ लेबर। तो सीधा संबंध पाया जाएगा। W/P वास्तविक मजदूरी दी हुई हो तो सीधा ही यानी ये हो जाएगा आपका सप्लाई ऑफ लेबर 1 तो W/P1।
जैसे जैसे W/P1 बढ़ेगी सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ेगी, यानी SL2 हो जाएगा तो ये W/P1 2 हो जाएगा। इसी प्रकार W/P2 कम होकर के वास्तविक मजदूरी कम हो जाएगी तो सप्लाई ऑफ लेबर भी कम होकर के क्या हो जाएगी SL3 भाई। ये दोनों जहां बराबर हो जाएंगे, ये दोनों जहां बराबर हो जाएंगे वहां पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, वहीं क्या हो जाएगी पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों जहां भी बराबर होंगे आपकी वहीं पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, जिसको आगे नेक्स्ट रेखा चित्र के अंदर देख सकते हैं भाई। आगे नेक्स्ट रेखा चित्र के अंदर इसी के अंदर तो इसी के अंदर दिखाएंगे हम, उसके अंदर ये दिखाएंगे किस तरह से W/P, किस तरह से W/P जो है वो बराबर हो जाएंगे तो वहां पर पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या हो जाएगी आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो इसको भी आप एक डायग्राम, दोनों डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं, दोनों डायग्राम के द्वारा क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। जैसे देखो सबसे पहले क्या है, ये हो जाएगी आपकी वास्तविक मजदूरी भाई, ये यहां हो जाएगी श्रम की मांग और पूर्ति भाई, श्रम की मांग व पूर्ति भाई, श्रम की मांग व पूर्ति हो जाएगी यहाँ पर, यानी डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों ले लिया हमने। यहां पर ले ली वास्तविक मजदूरी भाई, यहां क्या ले ली वास्तविक मजदूरी OY एक्सिस के ऊपर, और W/P O एक्सिस पर श्रम की मांग और OY के O एक्सिस पर श्रम की मांग और श्रम की लेबर, OY के ऊपर वास्तविक मजदूरी, ये ले ली। अब क्या होगी, श्रम की मांग का होकर हमने निकाला अभी, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका श्रमिकों का मांग पर जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी कम होती जाएगी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी बढ़ती जाएगी और श्रमिकों की मांग क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका सप्लाई ऑफ लेबर, ये हो गया पैनल 1 भाई, ये क्या हो गया पैनल 1। इसी प्रकार पैनल 2 ले सकते हो आप, नीचे क्या लेंगे हम, यहां पर लेंगे हम रोजगार भाई, यहां क्या लेंगे रोजगार, यहां भी रोजगार लिख सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी क्या लिख सकते हो रोजगार लिख सकते हो, तो रोजगार हो गया। तो यहां पर क्या है, इस तरफ लेंगे हम टोटल प्रोडक्ट भाई, यानी कुल उत्पादन, ये यहां क्या लेंगे हम उत्पादन व रोजगार लेंगे। तो यहाँ पर श्रमिकों की मांग और पूर्ति लेनी है, हमें क्या लेनी है हमने श्रमिकों की श्रम की मांग व पूर्ति भाई, श्रम की मांग व पूर्ति, यहाँ उत्पादन व रोजगार भाई, उत्पादन व नहीं यही रोजगार, ठीक है रोजगार, यहाँ रोजगार और यहाँ उत्पादन। तो आप देखो ये जो लाइन आ गया भाई, ये उत्पादन फलन कौन सा लिया है अल्पकालीन भाई, उत्पादन फलन कौन सा लिया है ना अल्पकालीन लिया है, पहले उत्पादन बढ़ रहा है फिर मैक्सिमम वेबर नीचे आता जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लाइन ई बिंदु पर जहां संतुलन में ये लाइन जहां भी काटेगी इसको वही क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम आउटपुट हो जाएगा और पूर्ण रोजगार की स्थिति यानी NF पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। क्लियर भाई, समझ गए आप, एक हो गया। दूसरा था हमारा ब्याज दरों में लोचशीलता भाई, दूसरा क्या था ब्याज दरों में लोचशीलता, ब्याज दरों में लोचशीलता, ठीक है। दूसरी जो इसकी व्याख्या है वो ब्याज दरों के अंदर लोचशीलता है। इसके अंदर भी यही देखना हमने कि ब्याज दरों की लोचशीलता के आधार पर परंपरावादी रोजगार के सिद्धांत की व्याख्या किस प्रकार से की गई है, ये चीज देखनी है हमें। पूर्ण प्रतियोगिता में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यदि बचत और निवेश के अंदर यदि परिवर्तन है किसके द्वारा, ब्याज की दरों के द्वारा, तो किस प्रकार से इसके अंदर परिवर्तन होता जाएगा, वो चीज इसकी देखनी है, वो चीज क्या करनी है इसकी देखनी है, ठीक है। तो दूसरी व्याख्या ये है, बिल्कुल आसान सा मॉडल है ये, बहुत ही पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी इस मॉडल की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये दिस इज द मेन मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, मेन मॉडल ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये दूसरा हमारा ब्याज दरों में परिवर्तन में, ब्याज दरों में परिवर्तन है उसके अंदर दो चीजों का अध्ययन करेंगे यार, एक तो करेंगे बचत और दूसरा करेंगे निवेश। पता है हमें भाई आय का वह भाग जो खर्च नहीं किया जाता है उसको क्या कहते हैं, बचत कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं भाई y बराबर क्या होती है c प्लस s होती है और y माइनस c कर दे तो क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी, ठीक है। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार सेविंग इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का सीधा फंक्शन है, क्या है सीधा है। इसका मतलब जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे सेविंग बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जाएंगे सेविंग कम होती जाएगी, तो सीधा संबंध आ गया इसके अंदर। दूसरा भाई निवेश, निवेश क्या है, पूंजीगत साधनों में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं,
निवेश कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, निवेश। ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ किसका संबंध क्या है, उल्टा संबंध है इसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उल्टा संबंध। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा निवेश कम होता जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाएगा निवेश बढ़ता जाएगा। तो यार ये दोनों S बराबर I, बचत बराबर निवेश जहां भी बराबर हो जाएंगे वहीं क्या हो जाएगी, पूर्ण रोजगार की स्थापना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण रोजगार की स्थापना हो जाएगी। इसको भी देख सकते हो आप, जैसे ये यहां ले लिया हमने बचत और निवेश भाई, बचत व निवेश इस O एक्सिस के ऊपर, O एक्सिस पर क्या ले लिया, बचत और निवेश। OY के ऊपर क्या ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई, क्या ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दरें, ठीक है। अब ये ले लिया, इसमें ब्याज दर और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है, उल्टा संबंध है भाई, यानी इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है, उल्टा संबंध है। आई से डिनोट कर सकते हो इसको, और इसको कर सकते हो आप एस से। सेविंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर क्या है, सीधा संबंध, जो कि अभी व्याख्या किया हमने। दोनों का संतुलन किस बिंदु पर है, ई बिंदु पर है भाई। ये हो गया पैनल 1। इसी प्रकार पैनल 2 भाई, इसी प्रकार पैनल 2 के अंदर यहां लेना है आय व रोजगार ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो, आय व रोजगार या मूल्य रोजगार ले सकते हो। और इसके ऊपर लेना है उत्पादन में, इस पर क्या लेना है, उत्पादन। जो उत्पादन करा हुआ है वो हमारा किस प्रकार, वही भाई किस प्रकार है, वही सेम है, ठीक है। अब ये जो बिंदु मिले हैं इसको नीचे लाएंगे, आप सीधी नीचे ले जाओ, ये हो जाएगा आपका कुल एम्प्लॉयमेंट। ये क्या हो जाएगा आपका कुल एम्प्लॉयमेंट, ONF। क्या हो जाएगा, ONF, समझ गए आप। अब ये करना है कि ऐसी स्थिति मान लो यहां हो, इसका मतलब क्या, सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। यहां पर सेविंग क्या है, ज्यादा हो जाएगी, सेविंग ज्यादा बढ़ रही है, जबकि इन्वेस्टमेंट यहां देखेंगे इस बिंदु पर तो इन्वेस्टमेंट इतना कम है। तो इसका मतलब क्या है, क्या कर रही है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हो, कम कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम क्या कर दो, कम कर दो, ताकि सेविंग भी कम हो जाए और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, बढ़ जाए। यहां मान लो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो R है, देखो ये इस बिंदु पर सेविंग कितनी है, मान लो 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मान लो 5। तो रेट ऑफ निवेश कितना, 5, निवेश को बढ़ाना पड़ेगा, सेविंग को कम करना पड़ेगा। तो दोनों किससे होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होने से, दोनों क्या होंगे, डाउन होने से होंगे। तो ये इस लाइन पे चल पड़ेगा, ये इस लाइन पर, दोनों पे संतुलन हो जाएंगे। तो ये कहते हैं अगर ये असंतुलन है तो वो कुछ समय के लिए है, मार्केट के अंदर ये ऐसे चेंज हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा, तीसरा फिर कीमतों में लोचशीलता। तीसरा क्या हो जाएगा आपकी, कीमतों में लोचशीलता। इस पॉइंट की व्याख्या परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने फीसर के जो इक्वेशन है, फीसर के समीकरण द्वारा किए हुए, कौन सा, जो ये है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार, फीसर के अनुसार मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति में, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति यानी MV बराबर PT, MV बराबर PT जहां बराबर होते हैं वहीं क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा भाई, वहीं क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। MV बराबर PT। तो फीसर के अनुसार V और T अगर सिद्ध रहे, V और T सिद्ध रहे तो मुद्रा की मात्रा बराबर कीमतें, ये जहां भी बराबर होंगी भाई, मुद्रा की मात्रा और कीमतें जहां भी बराबर होंगी वहीं क्या हो जाएगा, आपका संतुलन, पूर्ण रोजगार की स्थापना हो जाएगी। चलिए भाई, ठीक है। और इसको बाद में परंपरावादी अर्थशास्त्र ने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के आधार पर व्याख्या की है। इनके अनुसार एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है आपकी, शिथिल होती है भाई, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, शिथिल होती है, और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, इस तरह का वक्र होता है हमारा। तो ये जो बिंदु है ये क्या है, पूर्ण रोजगार का बिंदु है। किसका है, पूर्ण रोजगार का बिंदु है। यहाँ यानी प्राइस, यहाँ पर क्या ले ली, प्राइस, और यहाँ पर ले ली हमने भाई, इस यहाँ पर ले ली एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, O एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड और OY के ऊपर प्राइस। तो प्राइस बढ़ेगी लेकिन पूर्ति क्या रहेगी आपकी, वही रहेगी मात्रा, यानी मात्रा क्या रहेगी, ये प्राइस बढ़ेगी, T1 से T1 होगी, तो इस बिंदु पर कितना जाएगा, कुल मांग बढ़ जाएगी, कुल मांग क्या हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड 1 हो जाएगी, कुल मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एग्रीगेट 2, तो कम हो गई, प्राइस भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी भाई। तो कीमतों में फ्लेक्सिबल हो जाएगा, लेकिन आखिर में सिचुएशन कौन सी आ जाएगी आपकी, ई आ जाएगी। ये जो बिंदु है वो क्या दिखाएगा आपका, तो ये दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा। आप क्या कर सकते हो, दोनों एक ही डायग्राम में दे सकते हो, आप उसको अलग कर लो, दोनों से एक ही डायग्राम में, पेपर में जैसे मान लो दोनों अलग अलग बता रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, तो दोनों एक में कैसे देंगे हम, जैसे इसमें लिखेंगे हम वास्तविक मजदूरी वाला लिखेंगे, यहां लिख लिया श्रम की मांग व पूर्ति, श्रम की मांग व
पूर्ति, ठीक है, ओ एक्सिस पर। और ओ वाई के ऊपर क्या ले लिया, वास्तविक मजदूरी। ओ वाई एक्सिस पर क्या ले लिया, वास्तविक मजदूरी, यानी वास्तविक मजदूरी ये ले लिया इसके ऊपर, ठीक है। एक पैनल, ये होगा पैनल एक, इसी प्रकार पैनल दो में, इसी प्रकार पैनल क्या हो जाएगा, दो, पैनल दो ये हो जाएगा। और इस पैनल दो के अंदर क्या आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा बचत व निवेश में, बचत व निवेश, बचत व निवेश। तो बचत और निवेश को वाई एक्सिस पर क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में, क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। और तीसरा जो हमारा डायग्राम है, क्या दिखाना हमने, रोजगार की स्थिति दिखानी है, क्या दिखानी है, रोजगार की स्थिति दिखानी है। तो यहाँ आ जाएगी आय व रोजगार, आय व रोजगार। तो यहाँ ओ एक्सिस पर क्या आ जाएगा, ओ वाई के ऊपर, ओ वाई के ऊपर उत्पादन और ओ एक्सिस पर आय व रोजगार, ठीक है। इसी प्रकार इसमें तो सबसे पहले ओ एक्सिस पर श्रम की मांग और पूर्ति, ओ वाई के ऊपर वास्तविक मजदूरी देते हुए श्रमिकों का मांग पर ये हो गया डीएल, डिमांड फॉर लेबर, और श्रमिकों का सप्लाई करो ये हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, क्या हो जाएगा, आई निवेश, इन्वेस्टमेंट होकर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेविंग होकर हो जाएगा, क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं पूरे सेविंग करो। एक संतुलन हो गया, दूसरा संतुलन हो गया भाई, और तीसरा फिर देखो, पहला संतुलन आप इसके अंदर मिला सकते हो इस तरह से, और सीधी लाइन ले जा रहे हो, और यहां से क्या हो जाएगा हमारा टोटल प्रोडक्ट फंक्शन, पहले ही दिया हुआ हमें टोटल प्रोडक्ट फंक्शन। तो ये सिचुएशन आ गया, अब तीनों एक डायग्राम में कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्थिति है ये क्या आ जाएगी आपकी, एन इज फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब पूर्ण रोजगार की स्थापना, पूर्ण रोजगार की स्थापना। क्लियर भाई, ये थी इसकी व्याख्या। उसके बाद इसके महत्व, उसके बाद इसके महत्व हैं 3-4, तो वो भी आप देख सकते हैं भाई। सबसे पहले आय व रोजगार के संबंध में पहला व्यवस्थित और वैज्ञानिक सिद्धांत है ये, इससे पहले कोई भी व्यवस्थित सिद्धांत नहीं था। उसके बाद पूर्ण रोजगार की स्थिति की सही तरीके से व्याख्या की जाती है इसके अंदर, क्योंकि जहां पर बराबर होंगे वही तो क्या होगी, पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है भाई। बचत व निवेश की व्याख्या करने में सहायक है, बताया इन्होंने बचत किससे प्रभावित होती है, क्या होती है, निवेश क्या होता है, कैसे होता है ये। तो ये फिर विस्तृत सिद्धांत है भाई, क्योंकि इसकी व्याख्या 3 पॉइंटों के आधार पर की गई है। इस कारण ये क्या है, इसको क्या कह सकते हैं हम, विस्तृत सिद्धांत कह सकते हैं। आगे आने वाले रोजगार व आय के सिद्धांत की आधारशिला मानी जाती है भाई, समझ गए आप। उसके बाद इसकी आलोचना है भाई, आलोचनाएं जो होते हैं वो लगभग मान्यताओं उल्टी होती है। सबसे पहले यह सिद्धांत केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में लागू होता है, जबकि रियल टर्म में समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं भी मौजूद हैं। दूसरा भाई, मुद्रा का कार्य केवल विनिमय का माध्यम दिखाया गया है, जबकि मुद्रा का कार्य मूल्यों का संचय भी करना होता है, मूल्यों का संचय भी करना होता है। और उसके बाद जो अगला जो पॉइंट है, यह सिद्धांत केवल दीर्घकाल में लागू होता है भाई, यह सिद्धांत केवल दीर्घकाल में लागू होता है, जबकि अल्पकालीन स्थितियों को इसमें रोजगार के हिसाब से उजागर नहीं किया गया है। बचत का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ संबंध नहीं होता, बचत का आय के साथ संबंध होता है, जबकि इन्होंने किसको माना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। बचत तो आय का होगा ना, जैसे आय बढ़ेगी बचत बढ़ेगी, और जैसे आय कम होगी बचत कम होगी, लेकिन यहाँ पर किसको माना गया है, ये माना गया है। मजदूरी दरों में लोचशीलता अगर बार बार करेंगे, इसकी भी फोटो इसकी मजदूरी दरों में लोचशीलता अगर करेंगे हमें, तो बार बार क्या करेंगे, हड़ताल, यूनियन वगैरह ये चीज हो जाएंगी। इस कारण उत्पादन बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएंगे। उसके बाद मुद्रा का कार्य केवल विनिमय का माध्यम है, मूल्यों का संचय भी करना होता है, और सट्टा उद्देश्य भी होता है। केंद्र ने इसकी कड़ी शब्दों में आलोचना की हुई। केंद्र ने कहा कि दीर्घ काल में हम सब मर जाते हैं, इसलिए अल्पकाल में क्या होनी चाहिए, स्थिति होनी चाहिए, सिद्धांतिक है। इसको किताबों में बोर्ड के ऊपर जब करते हैं हम, तो ये हमें लगता है कि सिद्धांत है, लेकिन इसको रियल टर्म में यदि लागू करके देखते हैं तो इस सिद्धांत के अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती हैं भाई। उसके बाद अगला जो सिद्धांत हमारा, अगला जो इसकी है, इसमें से के बाजार नियम भी वास्तविक है। से के बाजार नियम पर क्या है, ये आधारित है। तो इस प्रकार से कई बहुत बंद अर्थव्यवस्था में लागू है। रियल टर्म के अंदर ओपन इकोनॉमी होनी बेहद जरूरी है भाई। अगर ओपन इकोनॉमी आपकी नहीं है तो वहां पर क्या है भाई, आयात निर्यात नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं किसी भी वस्तु के अंदर आत्मनिर्भर नहीं है। तो जो वस्तु कमी पड़ती है वो मंगाना पड़ती है, और जो वस्तु फालतू होती है, एक्स्ट्रा होती है, सरप्लस होती है, उनको एक्सपोर्ट भी करना होता है। तो ऐसे भी फिर सरकारी हस्तक्षेप नहीं माना है, जबकि आर्थिक कंडीशन और आर्थिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जो जिनको केवल सरकार ही कर सकती है। इस प्रकार से भी मनुष्य इतना रेशनल नहीं है, सभी मनुष्य उन रेशनल माना है, जबकि मनुष्य इतना रेशनल नहीं है। और कीमतों के अंदर जो इस
इसमें व्याख्या किया ये ओनली परंपरावादी अर्थशास्त्री के अनुसार किया है। इसके बाद तो केंद्र ने मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम, मूल्यों का संचय और सट्टा उद्देश्य आदि के रूप में भी किया गया है। बचत और आय की निवेश, बचत और निवेश बराबर होने कोई जरूरी नहीं है। केंद्र ने कहा कि बचत और निवेश अलग अलग फंक्शन के हैं। बचत आय का फलन है जबकि निवेश रेट ऑफ इंटरेस्ट का फलन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कमियां थी। उपरोक्त कमियां होने के बावजूद भी रोजगार का परंपरावादी मॉडल अहम रोल करता है, जो आगे आने वाले रोजगार के मॉडलों के लिए भी बहुत उपयुक्त माना जाता है। थैंक यू। ठीक है।